नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विकास गुप्ता और आज हम सेबी रिसर्च एनालिस्ट 2014 रेगुलेशन के उस भाग को समझने जा रहे हैं जो कंप्लायंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का असली चेहरा है। रेगुलेशन 21 से लेकर रेगुलेशन 26 तक, यानी पब्लिक मीडिया, रिकॉर्ड कीपिंग, कंप्लायंस ऑफिसर और टोटल अकाउंटेबिलिटी। तो अगर आप सेबी रजिस्टर्ड आरए हैं या आरए बनना चाहते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए अनिवार्य यानी मैंडेटरी है। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेशन 21, जो पब्लिक मीडिया में रिकमेंडेशन के नियम तय करता है। अगर कोई आरए या उसका एम्प्लॉय इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स टीवी, वेबिनार या यूट्यूब पर रिसर्च इन्वेस्टमेंट की सलाह देता है, तो उसे अपनी सेबी रजिस्ट्रेशन आईडी और सब्जेक्ट कंपनी में किसी भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट का खुलासा करना अनिवार्य है। ये डिस्क्लोजर ना करने पर सेबी लॉ वायलेट हो सकते हैं और आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। यहाँ पर मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूंगा। अगर आप सोशल मीडिया पर स्टॉक से जुड़ा कोई भी कंटेंट डाल रहे हैं, तो बायो या कैप्शन में अपना आरए रजिस्ट्रेशन नंबर और डिस्क्लेमर जरूर डालें। इससे आप से भी स्क्रूटनी से सुरक्षित रहेंगे। अब हम बात करते हैं अगले रेगुलेशन यानी रेगुलेशन 22। ये रेगुलेशन रिसर्च रिपोर्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के नियम तय करता है। रिसर्च रिपोर्ट सभी इंटाइटल क्लाइंट्स को इक्वल एक्सेस से दी जानी चाहिए। किसी पर्टिकुलर क्लाइंट को एडवांस में देना मना है और ये अनफेयर माना जाएगा। अगर आप थर्ड पार्टी की रिसर्च रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसमें फैक्चुअल एरर और कॉन्फ्लिक्ट वेरीफाई करना आपकी जिम्मेदारी है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस थर्ड पार्टी रिसर्च प्रोवाइडर के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का खुलासा करें या फिर एक ऐसा वेबसाइट लिंक दें जहां क्लाइंट उन सभी डिस्क्लोजर को देख सके। यहाँ पर मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूंगा। ध्यान रखिए, जो व्यक्ति खुद सेबी के पास रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है, वो किसी और की रिसर्च रिपोर्ट बेच नहीं सकता है, चाहे वो रिसर्च रिपोर्ट किसी रजिस्टर्ड आरए ने बनाई हो या अनरजिस्टर्ड ने बनाई हो। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन 23। ये प्रॉक्सी एडवाइजर को लेके विशेष नियम बनाता है। प्रॉक्सी एडवाइजर को भी वही कंप्लायंस नियम फॉलो करने होते हैं जो नॉर्मल आरए पर लागू होते हैं। साथ ही उन्हें अपनी रिकमेंडेशन, इश्यूअर इंटरेक्शन पॉलिसी और वोटिंग रिकॉर्ड का भी डॉक्यूमेंटेशन रखना होगा। अब हम बात करते हैं अगले रेगुलेशन यानी रेगुलेशन 24 की। रिसर्च एनालिस्ट की जिम्मेदारियां अब हल्की बात नहीं रही। सेबी साफ बोलता है, अगर आप एक रिसर्च एनालिस्ट हैं या कोई रिसर्च एंटिटी है, तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ रिपोर्ट बनाने तक या रिसर्च रिपोर्ट देने तक ही नहीं है। आपको ये 8 बातें याद रखनी होंगी। पहली बात, आरए को अपनी रिसर्च और बाकी बिजनेस एक्टिविटी में क्लियर आर्म लेंथ डिस्टेंस यानी एक दीवार मेंटेन करनी होगी। दूसरी बात, सेबी के कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना मैंडेटरी है। तीसरी बात, अगर आपकी कंपनी में कंट्रोल चेंज हो रहा है, जैसे मालिक बदल रहा है या बड़ी हिस्सेदारी बदली जा रही है, तो पहले सेबी से परमिशन लेना जरूरी होगा। चौथी बात, सेबी जब भी आपसे कोई जानकारी या रिपोर्ट मांगे, तो टाइम पर और सही सही आपको देनी पड़ेगी। पांचवी बात, जो भी आपके एम्प्लॉय या पार्टनर हैं, उनके पास हमेशा वो सर्टिफिकेशन और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो रेगुलेशन 7 के अंतर्गत मैंडेटरी है। छठी बात, जो भी टर्म एंड कंडीशन सेबी ने क्लाइंट से शेयर करने के लिए बोला है, उन्हें शेयर करें और क्लाइंट की कंसेंट लेना ना भूलें, यानी एमआईटीसी को ना भूलें। सातवीं बात, अगर आप रिसर्च एनालिसिस में एआई टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़े स्कोप का हो, पूरा जिम्मा आपका है। जैसे क्लाइंट का डेटा, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, सही इस्तेमाल, हर चीज की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। आठवीं बात, अगर आप मॉडल पोर्टफोलियो सर्विस दे रहे हैं, तो से भी जो भी गाइडलाइन समय समय पर जारी करेगा, उन्हें आपको पूरी तरीके से मानना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगले रेगुलेशन रेगुलेशन 25 की, जो रिकॉर्ड कीपिंग और डॉक्यूमेंटेशन की बात करता है। ये कंप्लायंस को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है और इसको आप ध्यान से समझिए। सेबी कहता है, अगर आप रिसर्च एनालिस्ट हैं, तो आपके लिए हर काम का 5 साल तक का डिटेल्ड रिकॉर्ड रखना होगा। आपको कौन कौन से रिकॉर्ड रखने होते हैं? पहला, आपकी बनाई गई हर रिसर्च रिपोर्ट जिस पर सही तारीख और आपके साइन हो। दूसरा, आपने जो भी रिकमेंडेशन दी है उसका रिकॉर्ड। तीसरा, रिसर्च का रैशनल यानी रिसर्च का बेसिस क्या है, किस बेसिस पर आप उस रिसर्च को बना रहे हैं और दे रहे हैं। चौथा, आपने कहाँ कहाँ पब्लिक अपीयरेंस जैसे टीवी, सेमिनार, इंटरव्यू, यूट्यूब पे दिए हैं। पांचवा,
जो क्लाइंट फीस देकर रिसर्च ले रहे हैं उनके पूरे केवाईसी रिकॉर्ड। छठा, एक ऐसा रजिस्टर जिसमें क्लाइंट का नाम और वो किस दिन आपसे जुड़ा हुआ है, उसका पैन नंबर और किस प्रोडक्ट या सिक्योरिटी पर वो रिसर्च ले रहा है और उससे कितनी फीस ली गई है। सातवां, हर क्लाइंट, उसको ध्यान से सुनिए, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट भी, जो आपके साथ क्लाइंट बनने वाला है या बन सकता है, के साथ की गई बातचीत, चाहे वो ईमेल हो, कॉल हो या किसी भी तरीके का मैसेज, उसको भी 5 साल के लिए आपको सिक्योर करके रखना है। आठवां, जो आपने टर्म एंड कंडीशन क्लाइंट को बताई हैं और क्लाइंट ने सहमति दी है, यानी साइंड कॉपी ऑफ एमआईटीसी, वो भी रिकॉर्ड में होना चाहिए। और इतना ही नहीं, हर साल आपको एक एनुअल ऑडिट कराना पड़ेगा और उसकी रिपोर्ट सेबी को देनी होगी। यहाँ पर मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूंगा, सभी रिकॉर्ड या तो पेपर फॉर्म में रखें या डिजिटल फॉर्म में। अगर डिजिटल फॉर्म में रख रहे हैं तो डिजिटल साइन जरूरी है। अब बात करते हैं रेगुलेशन 26 की। रेगुलेशन 26 ऑफ आरए रेगुलेशन कंप्लायंस ऑफिसर के अपॉइंटमेंट की बात करता है। हर नॉन इंडिविजुअल आरए को या तो एक इंटरनल कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करना होगा या फिर एक इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड जो कि सीए या सीएस हो और उसके पास एनआईएसएम सर्टिफिकेट हो, उसके साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूंगा, दिसंबर 2024 के अमेंडमेंट के बाद अब नॉन इंडिविजुअल रिसर्च एनालिस्ट अपने कंप्लायंस के काम को आउटसोर्स कर सकता है। पहले नियम ये था, उन्हें अपने यहाँ एक कंप्लायंस ऑफिसर को एम्प्लॉय के रूप में रखना जरूरी था, लेकिन अब नए नियम के बाद ये कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है और आप कंप्लायंस को आउटसोर्स कर सकते हैं। रेगुलेशन 26A डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की बात करता है, यानी किसी आरए और उसके क्लाइंट के बीच अगर कोई विवाद या क्लेम है या डिसएग्रीमेंट है तो अब उसे सेबी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के जरिए सुलझाना होगा, जो अब स्मार्ट ओडीआर प्लेटफॉर्म के जरिए होता है, जिसमें मीडिएशन, कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन हो सकता है। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन 26B की। ये इन्वेस्टर ग्रेवियंस रिडर्सल की बात करता है। हर आरए को क्लाइंट की शिकायत का समाधान 21 कैलेंडर डेज में करना मैंडेटरी है, चाहे वो ईमेल, फोन या रिटन कंप्लेंट के माध्यम से आई हो। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूंगा। अपनी वेबसाइट पर एक क्लियर ग्रेवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का एक सेक्शन बनाएं जिसमें कंप्लेंट ईमेल दें आप, जिसपे वो क्लाइंट आपको मेल कर सकता हो, टैट बताएं, टर्न अराउंड टाइम बताएं और एस्केलेशन मैट्रिक्स भी दें। इससे ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट दोनों बढ़ेगा। और याद रखें, कम से कम सप्ताह में एक बार अपनी स्कोर वेबसाइट पर लॉगिन करके कंप्लेंट्स देखें। शिकायतों से जुड़ी जो आप ईमेल आईडी देते हैं उसको जरूर चेक करते रहें। याद रखें, केवल आपका क्लाइंट ही आपके खिलाफ स्कोर्स पोर्टल पर शिकायत कर सकता है। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन 26C की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है। ये बात करता है रिसर्च और डिस्ट्रीब्यूशन के सेपरेशन के बारे में। अब सेबी ने रिसर्च और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज के बीच क्लियर क्लाइंट लेवल सेग्रीगेशन लागू कर दी है। इसमें पहला पॉइंट है दोस्तों, इंडिविजुअल आरए किसी भी तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस नहीं दे सकता है। आरए के फैमिली मेंबर भी उस क्लाइंट को डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस नहीं दे सकते हैं जिसे आरए रिसर्च दे रहा है। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य किसी क्लाइंट को डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है तो आरए उसको रिसर्च नहीं दे सकता है। नॉन इंडिविजुअल आरए जैसे फर्म्स, एलएलपी को ग्रुप लेवल पर क्लियर क्लाइंट सेपरेशन रखना होगा, यानी एक क्लाइंट को रिसर्च और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों नहीं दिए जा सकते हैं। सेबी कहता है, अगर आप एक नॉन इंडिविजुअल रिसर्च एनालिस्ट हैं या रिसर्च एंटिटी हैं तो आप रिसर्च और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन इनके बीच एक आर्म लेंथ डिस्टेंस यानी दीवार होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूंगा, क्या स्टॉक ब्रोकिंग को भी डिस्ट्रीब्यूशन माना जाएगा? सेबी ने साफ कहा है, रेगुलेशन 26C के तहत स्टॉक ब्रोकिंग को डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी नहीं माना जाएगा, यानी आरए अब स्टॉक ब्रोकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आरए के कंप्लायंस और रेगुलेशन को डिटेल में जाना है। इसी तरीके की वीडियो के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार।